हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, अभी हम सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं। आज हमारा 12वां सेट है। इससे पहले 11 सेट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैंने आपको जितना भी कंटेंट वाला पोर्शन कराया है, सभी की वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं। एक बार जाकर आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और डेली की तरह हम हर क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। देखिए, जो 70th क्वेश्चन है, ये हमने कल लास्ट क्वेश्चन के रूप में किया था। इससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे आज। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, मैंने थियोरी की क्लासेस में भी आपको बहुत बार समझाया है, और जो अभी ये सीरीज़ चलाई है हमने, यहाँ भी मैं आपको समझाती ही हूँ कि जो आपका डेवलपमेंट होता है ना मनुष्य का, चाहे मनुष्य छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो हर मनुष्य का जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसमें आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कभी ऑप्शन में ये दिखता है कि कहीं पर लिखा है कि जो मानव का विकास है उसमें सीधा सीधा सिर्फ आनुवंशिकता का ही प्रभाव पड़ता है, या फिर लिखा हो कि सिर्फ पर्यावरण का ही प्रभाव पड़ता है, तो वो ऑप्शन आपके कभी सही नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है ये, जो कि ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे आप जानते ही हैं दुनिया में हर एक व्यक्ति अलग होता है। चाहे आप ट्विंस की भी बात करें ना, जुड़वा बच्चे, वो भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते ही हैं। 100% दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता। कोई मेंटल लेवल पर अलग होगा, कोई फिजिकली अलग होगा, ठीक है। हर मतलब लेवल तो बहुत सारे होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो लेवल जो है सभी के अलग अलग होते हैं। इस बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि जो बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, जो कि हर बच्चा दुनिया में अलग होता है, उसका रीज़न सिर्फ आनुवंशिकता है, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसका रीज़न भी आनुवंशिकता प्लस पर्यावरण दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे किसी व्यक्ति की आप हाइट देख लीजिए। कोई बच्चा है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखेंगे तो उनके पेरेंट में भी मम्मी या पापा की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, तो वो गुण उसको आनुवंशिकता से मिले हैं। उसके बाद पर्यावरण की अगर हम बात करें, तो देखिए, एक बच्चा है जो ऐसी फैमिली में रहता है जहाँ पर उसको सिखाया जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है। वो रिस्पेक्ट करना कहाँ से सीखा उसने? पर्यावरण से सीखा, एनवायरनमेंट से सीखा, उसको जब उसके पेरेंट्स द्वारा सिखाया गया। ऐसा तो है नहीं कि वो आनुवंशिकता से ही, यानी कि उसको ये गुण मिले हैं कि दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है आपकी, पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। देखिए, ये वही आ गया, परिवेशीय प्रभाव मतलब जो आपका पर्यावरण है, सिर्फ ये ही एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है कह रहा है। तो ये बाहर हो गया, मैंने आपको अभी ऊपर ही समझाया कि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों ही प्रभावित करते हैं, और ये कह रहे हैं नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारे पास बच गया, और वो बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझा भी दी। मनुष्य का जो डेवलपमेंट है, उसमें जितना रोल आपकी हेरिडिटी का है, उतना रोल आपका एनवायरनमेंट का भी है। ठीक है, हेरिडिटी से तो हमें कुछ गुण मिले होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आपकी आइज़ का कलर हो गया, आप देख लीजिए, आपकी जो हाइट है, आपके हेयर का कलर हो गया, ये सब आपको आनुवंशिकता से मिला है, अपने पूर्वजों से मिला है। ठीक है, और वहीं जो पर्यावरण की हम बात करें, तो एक दूसरे से कैसे बातचीत करनी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, क्या मोरल वैल्यूज़ होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, ये सभी चीज़ें आप जन्म के बाद सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। इवन आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी तो आपने अपने एनवायरनमेंट से ही सीखी है। आपके घर में जिस लैंग्वेज में बातचीत होती है, और आपके पास पड़ोस में, आपके स्कूल में जिस लैंग्वेज में बात होती है, वो लैंग्वेज आप सीखते हैं। तो ये कहाँ से सीखते हैं? पर्यावरण से। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलना अपने आनुवंशिकता से सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना।
तो इसीलिए कहा गया है दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है जो कि मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, याद रखना है, क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो मनुष्य का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट का गुणनफल है। और ये सेंटेंस किसने कहा है? ये सेंटेंस दिया है वुडवर्थ ने। नाम भी लिख लीजिए साइकोलॉजिस्ट का, वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा है जो मनुष्य का विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। अब एक चीज़ में स्टूडेंट्स और कंफ्यूज होते हैं, गुणनफल होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन आपको जब ऑप्शन में दिखेगा उसे ही सही करिएगा। एक बार क्या हुआ था ऑनलाइन शिफ्ट में, ऐसे भी पूछा था कि जो मनुष्य का विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का योगफल होता है। प्लस का सिग्नेचर हो गया योगफल में, तो आप जानते ही हैं, तो ये आपका सही नहीं होगा क्योंकि ये योगफल नहीं होता है बल्कि गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप CDP के पेड नोट्स लेना चाहते हैं, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में, बहुत ही कम प्राइस में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लिए भी हैं इस बार भी, और जनवरी वाले एग्जाम में भी लिए थे, क्योंकि देखिए मेरे भी दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो उस बेसिस पर मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन डीपली एक्सप्लेन भी करती हूँ। साथ में हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद ही बनाए हुए हैं, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे टू द पॉइंट। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस मैंने कवर करवाया है, आप एक बार उन्हें देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा। और अगर आप उनकी क्लासेस देखना चाहते हैं उन्हीं नोट्स की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ पर मैंने थ्योरी की क्लासेस करवाई हैं, उन्हीं नोट्स से मैंने आपको थ्योरी करवाई है, तो एक बार चाहें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा क्या होती है आपकी? प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये आपसे पूछा है। पहला है कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। दूसरा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तीसरा है विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और चौथा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी टैग वर्ड वाली वीडियो देखी होंगी ना, मैंने सारे सब्जेक्ट की करवाई हैं, और अभी हम CDP के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी मैं CDP के टैग वर्ड वीडियो की बात करूँगी। तो CDP के टैग वर्ड वाली वीडियो जिन्होंने भी देखी है वो आंसर तक पहुँच चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जहाँ पर भी आपको दिखे बच्चा निष्क्रिय है, निष्क्रिय है कहने का मतलब है वो पैसिव है, उसका मन नहीं है किसी काम को करने में, ज्ञान प्राप्त करने का मन नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, और बच्चा निष्क्रिय है, तो ऐसे ऑप्शन आपके सही नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए मैं आपको समझा भी देती हूँ। तो देखिए विद्यार्थी के द्वारा शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बच्चों को जो सिखाया जाता है वो चीज़ें शिक्षक के निर्देशों के अनुसार चलती हैं। अब शिक्षक के निर्देशों के अनुसार चल रही हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो क्लासरूम है आपकी वो शिक्षक केंद्रित हो गई है ना। और शिक्षक केंद्रित क्लासरूम में क्या होता है कि शिक्षक अपने अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं। जो टॉपिक पढ़ाने का शिक्षक का मन होगा वो टॉपिक वो बच्चों को पढ़ाएंगे, और जिस तरीके से उनका मन करेगा वो उस टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आपकी सही नहीं होती हैं, क्योंकि कभी भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे, बच्चों की रुचि देखेंगे कि उस चीज़ को पढ़ने में है या फिर नहीं है। या फिर हो सकता है आप किसी ऐसे टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हो जिससे बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप अपनी टीचिंग मेथड चेंज करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें बच्चे के अनुसार होती हैं, और यही होता है आपका प्रगतिशील कक्षा में। इसीलिए पहला ऑप्शन आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। सेकंड है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है यहाँ पर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम दी जाती हैं और बच्चों को कुछ हिंट दिए जाते हैं, जिससे कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लें, यानी कि ज्ञान की संरचना वो खुद ही करें, खुद ही नॉलेज को निकालें। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड में है बच्चा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। निष्क्रिय है मतलब उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, उसका मन नहीं है, तो कहाँ से वो सीखेगा, है ना। एंड फोर्थ ऑप्शन इज विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। सेम चीज़, मतलब जो चीज़ टीचर पढ़ा रहे हैं उसी चीज़ को बच्चे दोहरा ले रहे हैं। ये थोड़ी होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। दोहरा लेना मतलब तो ये रटने वाली चीज़ हो गई, टीचर ने ये कहा आपने रट लिया, टीचर ने ये पढ़ाया आपने रट लिया, तो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं।
इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? क्या पहल करना चाहिए वो आपको चूज करना है। पहला है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। सेकंड है इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। जी नहीं, अनदेखा आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें जब हो रही हैं तो इसको लेकर आप कुछ स्टेप उठाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे। ऐसा थोड़ी करेंगे कि इग्नोर कर दिया। टीचर का काम इग्नोर करना नहीं होता है। अगर इग्नोर ही करना है तो वो फिर टीचर किस नाम के हैं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। थर्ड है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना। मैंने आपको हमेशा बोला है जहाँ पर भी आपको देखिए कि बच्चों के बीच में कंपटीशन करवाया जा रहा है, वो आपका नेगेटिव चीज़ है। कैसे? जब बच्चों के बीच में आप कंपटीशन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक बच्चा हो सकता है फर्स्ट आ जाए, दूसरा बच्चा हो सकता है फर्स्ट ना आए, तो दोनों के बीच में बाद में बातचीत होगी। फिर क्या होगा, जो बच्चा लास्ट आया है, जो फर्स्ट नहीं आ पाया, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से वो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने में डरेगा, है ना। तो ये चीज़ें प्रतियोगिता, कंपटीशन, एक दूसरे से तुलना करना, तो बच्चों को तुलना नहीं करना एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ ऑप्शन इज विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देना। अब एक बात बताइए, बच्चा स्कूल में आ रहा है पढ़ाई करने के लिए और आप बच्चे से कह रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में शामिल हो जाओ, ये कोई बात होती है? अगर बच्चे को अन्य क्षेत्र में ही शामिल होना है तो फिर वो विद्यालय आ ही क्यों रहा है पढ़ने के लिए? और अगर आप उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आप टीचर हैं क्यों? टीचर का काम क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, ये आप भी समझ रहे होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब हमारा बचा ऑप्शन 1 जो कि इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होगा कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ और उदाहरण टीचर द्वारा दिए जाएंगे और इनके एग्जाम्पल देंगे और जो कहानियाँ सुनाएंगे उससे बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ये चीज़ तो आप भी मानते होंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा मैंने आपको बताया था इनक्लूसिव क्लासरूम। इनक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है कि हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, चाहे बच्चे का बैकग्राउंड कैसा ही भी हो, कोई भी संस्कृति हो, चाहे बच्चे की मदर टंग कोई भी हो, यानी कि बच्चा कुछ भी हो, अगर दिव्यांग बच्चा है वो भी चलेगा। यानी कि सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाना, कोई भी भेदभाव ना करना। अब हो सकता है एक बच्चा थोड़ा रिच है और दूसरा बच्चा पुअर है, तो यहाँ इन चीज़ों में भी भेदभाव नहीं होता है, किसी चीज़ में नहीं। स्कूल में अगर बच्चे चले गए हैं तो टीचर के लिए वो सारे बच्चे एक समान हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो किसी संस्कृति से आए हों, चाहे उनका घर का माहौल अलग अलग हो, चाहे उनका अलग अलग समाज से वो आए हों, उनकी संस्कृति अलग हो, पहनावा अलग हो, बच्चा जो है स्कूल में आकर सभी को एक समान मानना है। यही होता है आपका समावेशी कक्षा। अब आप अपने आंसर तक भी इजीली पहुंच जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको समझाया कि समावेशी कक्षा में सभी को एक समान मानना है और यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षक को केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जी नहीं, सभी बच्चों पर ध्यान देना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। ये समावेशी कक्षा में सबसे पहले तो यही होता है कि सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना है और ये विश्वास रखना है टीचर ने कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, योग्यताएं होती हैं जिसके अनुसार वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना है। जी नहीं, दया और सहानुभूति इस तरीके से नहीं दिखानी है कि कुछ बच्चों को आप दया की दृष्टि से देख रहे हैं और कुछ को आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रीट कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। सभी को समान रूप से मानना है। फोर्थ इज बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना। कितना बड़ा नेगेटिव टैग वर्ड है। आप अगर बच्चों को कह देंगे आप अपाहिज हैं अलग बैठिए, आप मंदबुद्धि के हैं उनका अलग ग्रुप बना देंगे, तो क्या होगा, वो कोई क्लास रही उसके बाद? फिर टीचर का मतलब ही क्या है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। तो इस तरीके से कभी भी वर्गीकृत नहीं करना है, बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, ठीक है। समान शिक्षा देनी है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? देखिए, पहला है पढ़ने के प्रति चिंता, दूसरा है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई,
तीसरा है निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। चौथा है पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। कह रहे क्वेश्चन में कि एक बच्चा है जिसको ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ये किसके सूचक हैं, यानी कि बच्चा किस तरीके का है, उसे ये प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं। पहला है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी है इसलिए, दूसरा है स्वलीन विद्यार्थी, तीसरा है सृजनात्मक विद्यार्थी, चौथा है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, यानी कि उसको अधिगम में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सबसे पहले वो शब्द और अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई महसूस हो रही है, निम्न स्तरीय शब्दावली का कौशल है उसके अंदर, और जो उसने प्रीवियस नॉलेज ली है, पहले जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उनको याद करने और समझने में कठिनाई हो रही है। आपको भी पता होगा ना, जैसे हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, तो तीसरे चैप्टर तक आते आते क्या होता है, हम पहला वाला चैप्टर भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से पहला वाला चैप्टर निकल जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी हो रही है बच्चे को। तो बच्चा क्या है, क्या वो मानसिक क्षति वाला है, सिर्फ दिमागी तौर पर वो बीमार है? जी नहीं। सेकंड है स्वलीन विद्यार्थी। स्वलीन मतलब होता है जब कोई बच्चा एक जगह पर बहुत देर तक अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता, अटेंशन की पावर कम होती है, अवधान की कमी, वो होता है स्वलीन विद्यार्थी। ठीक है। थर्ड है सृजनात्मक विद्यार्थी। सृजनात्मक विद्यार्थी तो पॉजिटिव चीज़ है, ये इन विद्यार्थियों में थोड़ी ये चीज़ें होती हैं, ये तो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, एकदम एक्टिव होते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो ये होगा अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, यानी कि बच्चों को पढ़ने में समस्या आ रही है, सीखने में समस्या आ रही है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? पहला है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। देखिए, सेकंड है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। जी नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके समाधान पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो समस्या आपकी सॉल्व कैसे होगी? ये ऑप्शन हो गया बाहर। थर्ड है क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। जी नहीं, केवल एक ही चीज़ पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रह जाना, यानी कि एक ही एस्पेक्ट देखना उसका और वहीं पर लिमिटेड हो जाना, ये भी सही नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा कि अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप क्या करेंगे? उसके समाधान के लिए समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप CDP को किस तरीके से पढ़ें, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या करेंगे? आप इस समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करेंगे। कहने का मतलब है आप इसको पूरा डिवाइड करके समझेंगे कि मुझे CDP में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर भी कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, उनको मार्क करते जाना, स्टार मार्क लगाना है ना। तो पूरा आप क्या कर रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, उसको विभाजित कर रहे हैं पूरे सब्जेक्ट को, और विभाजित करके एक एक चीज़ें फिर आप सीख रहे हैं। यही होता है समस्या का समाधान करना, और ये हमको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकते हैं या संबोधित कर सकते हैं? समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की बात हो रही है। ठीक है, विशेष योग्यता वाले बच्चे जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पहला है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करेंगे। दूसरा है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और अभ्यास और रटने पर बल देना। मैंने आपको हमेशा बताया है, जहाँ भी आपको दिखे कि बच्चों को रटने पर बल दिया जा रहा है और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट द्वारा उन्हें पास फेल किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपके सही नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को रटवाना नहीं है भाई, बच्चों को समझाना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनानी है। रट करके तो क्या होगा, आज बच्चे ने रटा कल वो भूल जाएगा, है ना। तो ये आपका सही नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, यानी कि एक ही तरीके से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये भी सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है, हर बच्चे की रुचि और समझने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेरा समझाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो कहीं और से पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो तरीके होते हैं वो सिर्फ एक तरीके का प्रयोग नहीं करना है टीचर ने, अलग अलग टीचिंग मेथड से अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाना होता है। ठीक है,
फोर्थ ऑप्शन इज अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। कितना नेगेटिव चीज़ है, नकल करना, बच्चों को आप नकल करवा रहे हैं और अत्यधिक लिखित गृह कार्य यानी कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चा तो होमवर्क ही करने में रह जाएगा और बच्चों से कहा जा रहा है आप नकल करके पढ़ो। नकल करके क्या होगा भाई, कभी वो कोई चीज़ सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 1। एक जो समावेशी कक्षा होती है उसमें जो विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष और कमजोरी यानी कि जो उनका स्ट्रांग पक्ष है और जो उनकी कमजोरी है उसके विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करेंगे। यानी कि उनके प्लस पॉइंट भी समझेंगे, उनकी वीकनेस को भी समझेंगे और उसके बाद अधिगम उद्देश्यों को विकसित करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। सृजनात्मक विद्यार्थी क्या होते हैं, क्रिएटिव बच्चे जो खाली भी बैठे रहते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, अगर उनको कोई काम नहीं होता है तो वो बैठ करके सोचते हैं मैं क्या करूं, और उनके सामने में अगर कोई इमेज लगी होगी किसी भी चीज़ की तो एक नोटबुक पकड़ करके उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं आपके क्रिएटिव बच्चे यानी कि सृजनात्मक बच्चे। तो सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से शिक्षिका जो है प्रोत्साहित कर सकती है। पहला है विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आप चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित नहीं करेंगे बल्कि उनको चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा मजबूत करना है। ठीक है, एनकरेज करना है। सेकंड है अपसारी चिंतन पर बल देना। अपसारी चिंतन ये भी आपका सही नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपसारी चिंतन में होता है कि आप एक ही दिशा में सोच रहे हैं और अभिसारी चिंतन मतलब होता है कि आप अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं। तो जो अभिसारी चिंतन होता है ना, डिडक्टिव रीजनिंग, वो आपकी बेस्ट होती है। उसमें क्या होता है, बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है। मैं आपको समझा देती हूँ कि एग्जाम्पल से। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों से पूछा कि हमारे देश की राजधानी क्या है, उसने बोल दिया भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपका कैसा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया अभिसारी क्वेश्चन। अभिसारी चिंतन किया बच्चे ने, क्योंकि उसे पता है, बस एक ही जगह दिमाग लगाया और एक वर्ड में उसने आंसर दे दिया। अब आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि जो हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ। अब अगर आपने विशेषताएं बच्चे से पूछी हैं तो वहाँ पर बच्चा सोचेगा, अलग अलग डायरेक्शन में अपना दिमाग लगाएगा कि अच्छा दिल्ली में ये चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर ये टेम्पल मौजूद है, यहाँ पर ये चीज़ें फेमस हैं, रेड फोर्ट है, मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, अलग अलग दिशाओं में सोचने लगेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा होता है, इसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है अपसारी चिंतन पर बल देना, जी नहीं, और फर्स्ट ऑप्शन भी बाहर। थर्ड है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करना। अब देखिए हतोत्साहित कह दिया, अभी मैंने आपको बोला अभिसारी चिंतन बेस्ट होता है। अगर यहाँ पर लिखा होता अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करना तो वो सही हो जाता। हतोत्साहित करना मतलब तो हो गया कि अभिसारी चिंतन को नहीं करने देना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बाहर। फोर्थ ऑप्शन इज अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। जी हाँ, अलग अलग परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करेंगे, बच्चों को एनकरेज करेंगे और उनको सोचने के लिए कहेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस भी बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, ये जो है सृजनात्मक विद्यार्थियों के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। पहला है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। सेकंड ऑप्शन इज बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। परीक्षणों की संख्या बढ़ाना मतलब जो आप बच्चों से टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, उनकी संख्या बढ़ा देना। जैसे आज तक अगर आप साल में 4 बार यूनिट टेस्ट ले रहे थे तो अब आपने बढ़ा करके 8 बार रख दिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। आप सिर्फ पुरस्कार देंगे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप पुरस्कार देते रहेंगे, कब तक देंगे बताइए। फोर्थ ऑप्शन इज निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो टीचिंग मेथड्स होती हैं, वैसे टीचिंग मेथड की थियरी भी मैंने आपको करवाई है, सारी टीचिंग मेथड्स। तो केवल एक ही विधि से आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को व्याख्यान विधि से ही समझ में आ रहा होगा। किसी बच्चे को हो सकता है डेमो करके पढ़ना अच्छा लगता हो, किसी बच्चे को वीडियो देख करके पढ़ना अच्छा लगता हो। तो सभी की आपने क्या करनी है, नीड को पूरा करना है, सिर्फ व्याख्यान विधि को यूज़ नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी बाहर। तो बचा फर्स्ट ऑप्शन, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा
क्योंकि विषय वस्तु और बच्चों के जो संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यही आपका क्या है, एक सार्थक अधिगम कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। जी नहीं, जहाँ भी आपको दिख जाए बच्चों को दंड दिया जा रहा है, डांटा जा रहा है, मारपीट की जा रही है, वो सब आपके गलत होंगे। संवाद के लिए बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ये तो सही लग रहा है। थर्ड है, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। जी नहीं, आप खारिज नहीं कर सकते। खारिज करना मतलब हो गया इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना। नेक्स्ट है, बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। जी नहीं, अनदेखा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे के विचार होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना। यानी कि संवाद क्या होता है, कम्युनिकेट करना। बच्चों के साथ जो है टीचर को क्लासरूम में कम्युनिकेशन करना चाहिए, यानी कि वाद विवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली नहीं है? कौन सी नहीं है पूछा है। ठीक है, फर्स्ट है, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ये ही आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार दोहराने की बात हो रही है। दोहराने को हम कहते हैं रटना, और रटने पर ही आप बच्चे का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि बच्चों को रटवाना नहीं है, बल्कि बच्चों को समझाना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनानी है। ठीक है, क्योंकि समझ करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद रहेंगी, और अगर आप रट करके पढ़ेंगे तो आज पढ़ा कल भूल जाएंगे। जैसे मैंने ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था CDP में, इसीलिए मैं आप लोगों को भी पढ़ा पा रही हूँ। अगर मैंने रटा होता तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाती, है ना। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सी जो है प्रणाली सही नहीं है पूछा है, तो पहला ही सही हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है, उन्हें गृहकार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देना। जी नहीं। सेकंड है, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना। अब बाहर जाने के लिए कहेंगे तो क्या आने के बाद वो ध्यान लगा लेंगे डर से? ये बताइए। थर्ड है, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना नहीं है, ना ही बच्चों को शर्मिंदा करना है। नेक्स्ट डे से फिर क्या होता है, बच्चे कहते हैं अपने मम्मी पापा से कि मुझे स्कूल में नहीं जाना है, टीचर हमको डांटते हैं, या हमें क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देते हैं, या हमें इतना सारा होमवर्क दे रहे हैं, हमें नहीं जाना है। तो ये चीज़ें टीचर को नहीं करनी है। तो टीचर को करना क्या है, टीचर को उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करनी है। क्योंकि बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप बच्चे से बात करो और ये जानने की कोशिश करो कि बच्चे का पढ़ने का मन क्यों नहीं है। फिर वो आपको बताएगा या बताएगी कि मेरा पढ़ने का मन इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, ये चीज़ें। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम ये वही हो गया जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला, यंत्रवत याद करना। यंत्रवत याद करना रटना होता है आपका, जो कि सही नहीं होगा। अनुबंधन भी नहीं होगा। बच्चों को दंड देना भी नेगेटिव है, मैंने आपको बताया है। बच्चों को डांटना पीटना नहीं है, तो क्या करना है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान उसकी संरचना के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जो संरचनावादी उपागम है वो बताता है कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है वो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा स्कूल में आता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो घर से सीख कर आता ही है, कुछ भी नहीं तो वो बोलना तो सीख कर आता है, लैंग्वेज तो उसको आती है, तो वो लैंग्वेज भी उसको कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखने में हेल्प करती है। तो जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है, पूर्व ज्ञान होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।